जय हिंद साथियों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत की जनगणना 2011 से संबंधित वीडियो लेके आए हैं। साथियों, ये वीडियो आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इस पर जो जीएस से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे अभी इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी वो उत्तर प्रदेश से स्पेशल जनगणना से संबंधित होगी, उसके बाद पंचायती राज से संबंधित। तो जितने भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि आप 2011 की जनगणना से क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले देखते हैं भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो साथियों, भारत में जनगणना की शुरुआत आपकी हुई थी 1872 में। उस समय लॉर्ड मेयो वायसराय थे। तो ये भी पूछा जाता है कि इनके कार्यकाल में हुई, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी भारत में पहली जनगणना 1872 में। अगर शुरुआत पूछा जाए तो 1872 हो जाएगा। उसके बाद साथियों, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो साथियों, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई। उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड रिपन थे, ये भी पूछा जाता है। तो अगर नियमित जनगणना पूछी जाए तो 1881 से। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। अगर पहली पूछी जाए तो 1872 में। अगला पॉइंट देखते हैं, पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश कौन था। तो साथियों, पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश था स्वीडन। और कब कराया था? 1749 ईस्वी में स्वीडन ने जनगणना कराई थी। तो आधुनिक विश्व में जनगणना सबसे पहले किस देश ने कराई थी? तो स्वीडन ने कराई थी। ये आप लोग याद रखिए। अगला पॉइंट है, दशकीय जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन था। तो साथियों, ये था अमेरिका। अमेरिका ने ही दशकीय जनगणना का प्रारंभ किया था। कब किया था? 1790 में से अमेरिका में दशकीय जनगणना का प्रारंभ हो गया था। ये भी आप लोग याद रखिए। अगला पॉइंट है, भारत में जनगणना संगठन ही जनगणना संबंधी कार्य और आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में जनगणना संबंधी कार्यों को कौन पूरा करता है और आंकड़ों को कौन प्रस्तुत करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनगणना संगठन। तो आप लोग ये याद रखिए, जनगणना संगठन जो भारत में जनगणना संबंधी कार्य है तो यही कराता है। अगला पॉइंट है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई। तो साथियों, भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ था। तो 10-10 साल पे निरंतर जनगणना हो रही थी। तो 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना हुई। तो उस समय जो जनगणना आयुक्त थे, ये भी पूछा जाता है। जनगणना आयुक्त तो R.A. गोपाल स्वामी थे उस समय जनगणना या आयुक्त, जब स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई। और साथियों, जनगणना संगठन जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ये भी आप लोग याद रखिए। अगर पूछा जाए जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला एक पॉइंट है कि 2011 में जनगणना का शुभंकर क्या था। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो शुभंकर था साथियों प्रगणक शिक्षिका। ये आप लोग याद रखिए। साथियों, इसके बाद जो अगर आप लोगों कमेंट करेंगे कि मैं क्वेश्चन फॉर्म में जो जनगणना है उसको भी करा दूंगा, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद अगर आप क्वेश्चन फॉर्म वाला देख लेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा। और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य पूछा जाता है। साथियों, आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसको भी आप लोग याद रखिए। अगला पॉइंट है, 2011 की जनगणना के समय
जनगणना आयुक्त कौन था? तो साथियों लास्ट अभी रिसेंट में, मतलब अभी वर्तमान में लास्ट जो जनगणना हुई है वो 2011 में हुई है। उसके बाद 2022 में होनी थी, तो कोविड कारणों की वजह से अभी तक उसका वो कार्य संपादित नहीं हो पाया। तो 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त सबसे बड़े अधिकारी होते हैं जनगणना संगठन के। तो जनगणना आयुक्त थे उस समय डॉक्टर सी चंद्रमौली। ये आप लोग पॉइंट नोट किए रहिए, ये आपका पूछ सकता है क्वेश्चन। 2011 की जनगणना में अनुमानित लागत कितनी लगी थी? 2011 की जनगणना कराने में कितनी लागत लगी थी? तो साथियों 2200 करोड़ लागत लगी थी 2011 की जनगणना को कराने में। अगला पॉइंट है 2001 से 2011 के बीच भारत की जनगणना की दशकीय वृद्धि क्या रही? 2001 से 11 के बीच में दशकीय वृद्धि क्या रही जनगणना की? तो जनसंख्या की तो 17.7% जो है 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या वृद्धि रही। इसको भी आप लोग याद रखिए। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय जनगणना नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। तो साथियों राष्ट्रीय जनगणना नीति 2000 के अनुसार जो जनसंख्या की स्थिरता है, स्थिरता प्राप्त करने का जो लक्ष्य था पहले 2045 रखा गया था, अब 2070 कर दिया गया है जनगणना की स्थिरता को प्राप्त करने का लक्ष्य जो है। अगला पॉइंट है 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक रही है। तो साथियों 2011 में बोल रहा हूँ, 1911 से 1921 के दौरान जो जनगणना कराई गई थी तो उसमें दशकीय वृद्धि जो थी वो ऋणात्मक थी, और इसी कारण से 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि 10 साल में जो जनगणना वृद्धि थी वो ऋणात्मक रही है 0.31%, और इसी कारण से 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथियों इसका लेबल की बात करें तो आपका जनगणना से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो जिस भी परीक्षा में बैठ सकते हैं आप। तो अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो साथियों 2011 में भारत की कुल जनसंख्या थी 1,21,08,54,977। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 121 करोड़, और जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। साथियों 17.5% जो भारत की जनसंख्या थी 2011 में, विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो थी वो भारत की जनसंख्या थी 2011 में। ये पॉइंट थोड़ा याद रखिए, 17.5 जो है वो भारत की जनसंख्या है विश्व के हिसाब से, और 17.7 जो है वो दशकीय वृद्धि दर है 2001 से 2011 के बीच में। अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों का परसेंट था 51.47% और महिलाओं का परसेंट था 48.53%। और शहरी जनसंख्या की बात करें तो शहरी जनसंख्या में 31.2% जो पुरुष थे, और ग्रामीण जनसंख्या में जनसंख्या की बात की जाए शहरी जनसंख्या में तो 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या 68.8%। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ग्रामीण जनसंख्या बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिए। अगला पॉइंट है 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, ये आप लोग याद रखिए। उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। और जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी तो कितनी थी 11 में 20 करोड़। एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला सिक्किम हो जाएगा।
तो ऑप्शन में आपका गोवा दे सकता है, गोवा देख के आप लोग गोवा ना टिक करिएगा, सिक्किम राइट आंसर है। और सर्वाधिक केंद्रीय अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली में है, और न्यूनतम अगर देखा जाए तो आपका लक्षद्वीप में है। अब देखते हैं साथियों 2011 की जनगणना 10 की जनसंख्या वृद्धि दर देखते हैं। तो 2011 में 10 की वृद्धि दर कहाँ सर्वाधिक रही, किस स्टेट में? तो सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है मेघालय आपका। तो इसमें 27.95% की 95% की वृद्धि हुई थी। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य आपका मेघालय है। और दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश 26%। और न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड है न्यूनतम जनसंख्या 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य। 0.6% यहाँ की 10 की वृद्धि दर रही है। और दूसरे नंबर पे आपका केरल है 4.9% में। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक क्वेश्चन कह रहे हैं अगला पॉइंट है सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दादर एवं नगर हवेली है। 55.9% है यहाँ की जनसंख्या। अगला पॉइंट है न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा, और सर्वाधिक 10 की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली हो जाएगा। यहाँ 55.9% की वृद्धि हुई है 10 की, और यहाँ 6.3% की हुई है। न्यूनतम में लक्षद्वीप है और सर्वाधिक में जनसंख्या में भी न्यूनतम में लक्षद्वीप है, ये आप लोग याद रखिए। 2011 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व देखते हैं किस स्टेट का कैसा रहा है। तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व समझते हैं। तो जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निर्वासित औसत जनसंख्या से है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर जो जनसंख्या निवास करती है उसके औसत से है। तो इसमें देखते हैं सर्वाधिक कितना रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है। एक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति आते हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर लग जाएगा तो बिहार हो जाएगा। यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 1106। और अगर ओवरऑल जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति, और यहाँ क्या है प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार में 1106 व्यक्ति। और दूसरे नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल है जनसंख्या घनत्व के मामले में 1028। अगर जनसंख्या सर्वाधिक पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो बिहार, ये आप लोग याद रखिए। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाए तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। इसमें 17 हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 लोग निवास करते हैं। उसके बाद न्यूनतम में देखा जाए अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम आता है, यहाँ 52 लोग निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है दिल्ली में जनसंख्या भी ज़्यादा है, और अगर घनत्व की बात करें तो उसका भी राइट आंसर आपका घनत्व दिल्ली हो जाएगा, जहाँ 1132 जनसंख्या घनत्व है यहाँ का 1132। और अगला पॉइंट है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ कितने लोग हैं? 46 है जनसंख्या घनत्व। अब देखते हैं लिंगानुपात, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए।
लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। अब लिंगानुपात का फार्मूला है, ये आप लोग देख लीजिए, स्त्रियों की संख्या अपान पुरुषों की संख्या इंटू 1000। ये आपका जनसंख्या लिंगानुपात निकालने का फार्मूला है। अब देखते हैं साथियों भारत का लिंगानुपात कितना है। तो साथियों भारत का लिंगानुपात 943 है। प्रति 1000 महिलाओं पे प्रति 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात की जाए तो सर्वाधिक आपका केरल में है, उसके बाद फिर तमिलनाडु में। केरल में कितना है, 1084 है, प्रति 1000 पे 1084 महिलाएं हैं। और तमिलनाडु में देखा जाए तो 996 हैं। और न्यूनतम लिंगानुपात अगर देखा जाए तो न्यूनतम में हरियाणा आपका हो जाएगा, और उसके बाद आपका न्यूनतम में आपका हरियाणा हो गया, और उसके बाद हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर हो जाएगा। हरियाणा का भी आप याद रखिए 879 हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो पुदुचेरी है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। अगर न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा दमन व दीव। दमन और दीव न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला देखते हैं पॉइंट, शिशु लिंगानुपात देख लेते हैं। शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष यानी कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग के बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। शिशु लिंगानुपात में आपका बालिकाओं की संख्या जो 0 से 6 वर्ष की हैं, और फिर बालकों की संख्या इंटू 1000 कर दिया जाए। अगर भारत का शिशु लिंगानुपात पूछा जाए तो 919 है। अगर लिंगानुपात पूछा जाए तो 943 है। 919 शिशु लिंगानुपात है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला। यहाँ 972 है लिंगानुपात शिशु का। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य जो है हरियाणा है। ये हरियाणा जो है शिशु लिंगानुपात में भी न्यूनतम है और शिशु लिंगानुपात में भी न्यूनतम है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान और निकोबार हो जाएगा। अंडमान और निकोबार हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिए। यहाँ कितना है, 968 है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो दिल्ली हो जाएगा। अब साक्षरता लिटरेसी रेट देख लेते हैं 2011 की जनगणना का। तो 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो साक्षर कहलाता है। तो साक्षर की परिभाषा है 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता और उसे लिख या पढ़ सकता है साक्षर कहलाता है। साक्षरता दर निकालने का फार्मूला है साक्षरों की संख्या अपान 7 प्लस आयु वाली संख्या गुणे 100। अब इसमें देखते हैं भारत की जनगणना 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो 74.4% जो है साक्षरता दर है भारत की। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है आपका केरल है। यहाँ 94% आपकी साक्षरता है। उसके बाद आपका मिजोरम है जहाँ 91.3% साक्षरता है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। बिहार में कितनी साक्षरता है, 61.8%। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। न्यूनतम में यहाँ है 65.4%। आप देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो साथियों सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। यहाँ 91.8% साक्षरता है।
तो कई लोग कंफ्यूज होकर दिल्ली लगा देंगे, तो दिल्ली नहीं है, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। अब देखते हैं न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दादर और नगर हवेली है। यहाँ 76.2% यहाँ की साक्षरता दर है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या से रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। यहाँ 90% लोग ग्रामीण हैं। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य जो है वो गोवा है। अगर इसको उल्टा कर देंगे, गोवा अगर न्यूनतम ग्रामीण है तो शहर में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, अगर हरियाणा ग्रामीण में सबसे ज़्यादा है तो शहर में सबसे कम हो जाएगा। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य जो है वो गोवा है, और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ 10% लोग शहरी हैं। अब सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो केंद्र शासित प्रदेश में शहरी जनसंख्या में दिल्ली आपका हो जाएगा 97.5%। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ 37.7% की आपकी ग्रामीण जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट की से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, क्या पूछ सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट की कुल संख्या कितनी है, तो 20.14 करोड़ आपका कुल जनसंख्या है। भारत में अगर अनुसूचित जाति की जनसंख्या पूछी जाए तो 20.14 करोड़ यानी करोड़ आपका हो जाएगा टोटल जनसंख्या शेड्यूल कास्ट की। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट है। और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति अगर प्रतिशत पूछा जाए तो प्रतिशत में पंजाब हो जाएगा 31.97%। अगर सर्वाधिक जनसंख्या पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर प्रतिशत पूछा जाए तो आपका पंजाब हो जाएगा। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट निवास नहीं करते हैं। भारत की जनगणना 2011 में के अनुसार अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब की कुल संख्या कितनी है, तो 10.43 करोड़ है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या वाला राज्य अवली केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य अवली केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करते हैं। 2021 की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 2021 की 16वीं जनगणना के जनगणना आयुक्त हैं श्री विवेक जोशी, और आदर्श वाघ है जन भागीदारी से जन कल्याण। और 2021 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। साथियों, मैंने शायद ऊपर मुझे याद आ रहा है कि मैंने बोल दिया कि आपकी जो जनसंख्या होने वाली थी वो आपका 2022 में होने वाली थी, तो उसके लिए सॉरी 2021 में होने वाली थी। 10 साल पे होती है, तो पिछली 2011 में हुई थी, तो ये वाली 2021 में होने वाली थी। तो कोरोना के कारणों की वजह से पूरा भी इसका डेटा नहीं आ पाया है। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो जो जनगणना से संबंधित थी।
अगर साथियों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यूपी पुलिस से जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको एक इस मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें सारी वीडियो रहेंगी, आप उसको देख सकते हैं। अगर साथियों ये नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो साथियों अगर ये वीडियो ज़्यादा लोग देखते हैं तभी मैं आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहूँगा, नहीं तो फिर जब कोई लाइक और देखता कोई नहीं है तो बनाने का वीडियो बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि सारी चीज़ें काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है, सब चीज़ें कलेक्ट करना पड़ता है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। तो साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।